हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीकर स्टडी चैनल पे। तो फिर से आज हम लोग लेकर आ चुके हैं सीजीएल का रिवीजन बैच में, जिसमें आज हम लोग सेशन 11 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 10 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जितने भी प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, और साथ साथ इसमें सिखाया जा रहा है कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको लगने लगेगा कि हाँ, कि आप जरूर कम समय में, आपको पता है कि हम लोग के पास केवल 1 घंटे रहते हैं, टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना रहता है, जिसमें से हम लोग 25 क्वेश्चन हम लोग को करना रहता है। तो अगर हम 25 क्वेश्चन 20 से 15 मिनट के बीच में अगर कंप्लीट करते हैं तो मेरा टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छा होने वाला है। तो कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कम समय में हम लोग बना सकते हैं, उसका डिस्कशन इसके साथ साथ इसमें बताया जाता है। तो चलिए बिना देर किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन टेबल ऑफ कंटेंट वाला आपको दिख गया होगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ज्यादातर इसका जो ऊपर वाला इंफॉर्मेशन और वो बेकार का इंफॉर्मेशन होता है, और टाइम बचाने के लिए आपका ऊपर वाला इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये सारे इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से नहीं देखना है। हाँ, किसी किसी केस में, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि हमको ऊपर वाला इंफॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ जाता है, लेकिन वो कैसे पता चलता है? तो हमको नीचे वाला इंफॉर्मेशन नहीं पढ़कर पता चल जाता है कि हमको जरूरत है ऊपर वाला इंफॉर्मेशन पढ़ने का, तभी जाके ऊपर वाला इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, अदरवाइज उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट करके चलना है। तो अब पूछा क्या है, उस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। हिंदी वाले बच्चे होंगे तो हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 2016 का बात की जाए, 2016 से 2019 तक यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना याद दिया, 2016 से लेकर 2019 तक दिया हुआ है। विज्ञान में नामांकित, विज्ञान मतलब हो गया साइंस में, जो भी यहाँ पर साइंस में है, साइंस में नामांकित छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ है। मतलब ये दिया हुआ है कि साइंस में कितने बच्चे हैं अलग अलग सालों में, पता चल गया। ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। मानविकी मतलब होता है ह्यूमैनिटीज, तो ह्यूमैनिटीज में अलग अलग सालों में कितना संख्या में यहाँ पे बच्चे हैं उसका यहाँ पर दिया हुआ है। बोला है कि ये दोनों में जो नामांकित कुल संख्या है इसके बीच का अंतर बताना है। मतलब क्या कह रहा है कि 2016 से लेकर 2019 तक है जो है ना, ये जो साइंस में जितना एडमिशन हुआ है सबका योग निकालिए, वैसे ही ह्यूमैनिटीज में जितना भी बच्चे हैं 2016 से 2019 तक सबका क्या करना है, योग निकालना है। और वही योग निकालने के बाद दोनों में कितने का अंतर आ रहा है वही क्या करना है, आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे टाइम मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका पूरा का योग निकालें, फिर इसका पूरा का योग निकालें, और फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। सोच सकते हैं आपको कितना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ जाएगा, और जब इतना कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर नहीं बना सकते। तो इसके लिए करें क्या? इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो अधिक दिख रहा है, लग रहा है कि इधर वाला अधिक है इधर वाला कम है, तो हम क्या करेंगे, इसका साथ साथ अंतर को निकाल के जोड़ते जाएंगे। अंतर ही निकालना है ना, ये अंतर को निकाल के क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, और वही मेरा क्या हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 699 में से अगर 550 घटाते हैं, ये भी बहुत सारा तरीका होता है, आपको बहुत जगह दिमाग लगाना पड़ता है मैथ में कैलकुलेशन को कम समय में करने के लिए। अब बच्चा क्या होगा कि 699 में से 550 घटाना शुरू कर देगा। बेसिकली हम इसको मान लेते हैं कि ये 700 है, और 700 में से 550 घटेगा, कितना बचेगा? अब सिंपल सा चीजें सोचना है कि 700 में से अगर 550 घटेगा तो कितना बचेगा? हमको पता है कि ये बचेगा 150, लेकिन हमको यहाँ से एक कम में से घटाना था, मतलब एक का कम ही करना है, तो कितना बचेगा? 149। ये क्लियर आपको इतना लिखने आना चाहिए, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगर यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत कम का अंतर दिख रहा है। जब 574 में से 584 घटाएंगे तो कितने का? 10 का अंतर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे 12 है, तो घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका अंतर देखेंगे, ये कितना यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 743, यहाँ पे 625। घटाने का बहुत फास्ट तरीका अपनाना है। यहाँ पे देखिए 625 अगर यहाँ पर 700 कितना रहता, 725 रहता तो घटा देता 100 बचता,
लेकिन यहाँ पर ज्यादा कितना है, 725 से कितना ज्यादा है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे कितना ज्यादा है तो 15 15 3 18, 18 को कितना है ज्यादा है, मतलब 118 बच जाएगा, कितना बचेगा 118। इस तरह से अब यहाँ पर 12 नंबर दिख रहा है, जब 12 नंबर दिख रहा है तो पूरा घटा के लिख लेते हैं। यहाँ 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में 6 जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कितना 1 बचा है, अब 1 हाथ से लेंगे तो 11, 11 में 7 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। और यहाँ पर बात कर लेते तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 ही हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, तो 11 में 6 जाएगा 5 जाएगा। अब इसी सब को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब देखिए ये 10 माइनस में मतलब इसको हटाना है, ये तीनों को जोड़ना है, पहले ये तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ने से कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 9, 8 7 15, 15 में क्या करना है 9 जोड़ देना है तो 24 हो जाएगा, 24 का 4 बचेगा, 24 का 4 होगा 2 हासिल बच जाएगा, 4 1 5, 4 4 8 1 9, 9 और 2 11, 11 के 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, ध्यान में रखना है। और 5 1 6, 6 1 7, 7 में तो 7 में 1 हासिल जो है तो 8 हो गया, इसमें से 10 घटा देना तो इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना 804 हो जाएगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं अगर यही क्वेश्चन को आप ये पूरा को निकालते जोड़ते, फिर ये दो इसको फिर जोड़ते और फिर जोड़ने के बाद घटाते, उससे ये कम समय में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको दिमाग अप्लाई करना है कैसे हम क्वेश्चन को कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी टेबल ऑफ कंटेंट वाला ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम लोग नीचे का इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ऊपर का इन्फॉर्मेशन पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो देंगे आगे। यहाँ पे बात किया जा रहा है दिए गए वर्षों में व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष का वेतन के रूप में स्कूल, देखो 3 तरीका से ये वेतन कमा रहा है। यहाँ पर देखिए स्कूल द्वारा अर्जित किया गया औसत आय बोला है कि औसत इनकम इसका कितना है। अगर हम बात करेंगे ईयर 2018 में तो स्कूल से कितना सैलरी मिल रहा है, 101 व्यक्ति है 132, ये किसमें दिया, हजार में दिया है, मतलब 132 में इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। स्कूल से इतना कमा रहे, कोचिंग से इतना कमा रहे, होम ट्यूशन से इतना कमा रहे, अलग अलग इसका कमी नहीं। लेकिन हमको यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपल बोल दिया है कि किसका औसत निकालना है, तो जो स्कूल द्वारा कमाया गया है, जो स्कूल द्वारा कमाया गया, तो इसी का क्या करना है हमको औसत निकालना है। औसत निकालना है मतलब क्या है कि ये जितना भी जोड़ के आएगा उसमें क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे, 5 ही को है ना, इसमें जितना भी जोड़ के आएगा उसमें क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे। डायरेक्ट जोड़ के 5 से भाग कर देना, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम जोड़ना शुरू करते हैं। 8 6 14, 14 अच्छे 20 20 8 28 28 30 के 0 हाथ में 3 बचेगा, ध्यान में रखना है। 9 और 7 कितना 16, 16 6 कितना 22, 22 और 4 26, 26 26 और 3 29, 29 और 3 29 और 3 32 को 2 फिर 3 ही बचेगा। यहाँ पर कितना वो 5 वो है तो 5 3 8, 820 हो गया, बच्चे क्या कर देना है 5 कर देना है। इसलिए कि औसत निकालना है तो औसत निकालने में हम लोग क्या करते हैं 5 से भाग करते हैं। ये 5 से कट जाएगा कितना 5 एकम 1 को कितना बार में चला जाएगा 3 बचेगा, तो 5 6 30 फिर 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 5 चौका 20, 164 आ रहा है, उसमें 1000 से गुना करेंगे तो 164 पर 3 जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं देखने में लगता है कि जब टेबल ऑफ कंटेंट का क्वेश्चन बनाते हैं डाटा वाला जो भी क्वेश्चन बनाते हैं लगता है कि ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा समय जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी सब टाइप का क्वेश्चन आपको देखिएगा ना तो हो सकता है कि ऐसा ऐसा और क्वेश्चन से भी ये कम समय में बन सकता है, इसलिए कि इंफॉर्मेशन ज्यादा रहता है लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता है। हाँ हम मान सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ खास करना भी नहीं है, जैसे बोला है वैसे करते चलना है। यहाँ पे देख सकता है ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर जो भाग का मान होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 48 में 6 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस में 12 में 2 से गुना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 78 माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर आते हैं, यहाँ पहले तो 5 है और फिर प्लस 3 3 मतलब यहाँ पर गुना में, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना। यहाँ पर कर सकते हैं 10 गुना 20 होगा, 25 में से 20 घटेगा कितना बचेगा 5 बचेगा। जो पहले ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 घटा देंगे, ये 24 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 में से 8 घटाएंगे तो कितना 41 बचेगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं थी, 41 हो गया, प्लस 78 माइनस ये कितना आएगा 5 15 15 5 20, तो 20 घटेगा तो 78 में से यहाँ पर 20 घट जाएगा, 41 प्लस 78 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो ऑब्वियस है कि ये हो जाएगा 68 और 58 हो जाएगा।
अब इसको जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो 9 9 99 दिख रहा है आपको, ऑप्शन में भी दिख जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझाने के लिए बच्चे को हम इतना लिखे, नहीं तो यहाँ पर बहुत जगह हम लोग सिंपली हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं। सिंपली हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि ये कितना आने वाला है, ये 8 आने वाला है। 25 में से 8 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 25 में से 8 अगर घटा देते हैं तो ये बच जाएगा 17। 25 में से 17, ये आएगा 24, 17 24 जोड़ देंगे, 17 24 जोड़ेंगे तो 41। तो ये हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कितना 41। उसके बाद ये 78 है, 78। अब इसको ब्रैकेट वाला अंदर में सॉल्व कर लेते, पहले इसको सॉल्व करते। 10 गुना के बीच 5 बचेगा, 5 15 और 15 5 20, तो 20 आ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 20 लिख देते हैं। बस इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते, यहाँ पर कुछ भी टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं था। अगर जिन बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, अगर यहाँ पर इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर इकाई अंक का भी यूज कर सकते थे, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इकाई अंक पर कितना 99 दिख रहा था, तो इकाई अंक का भी उतना प्रयोग नहीं कर सकते। ये ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड भी नहीं है, बहुत जल्दी बना सकते हैं। ये इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इस प्रकार क्वेश्चन में थोड़ा सा भी समय नहीं लगने वाला है। चलिए यहाँ पर भी एक और टेबल ऑफ कंटेंट वाला क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है जो टेबल ऑफ कंटेंट का रहता है। चलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ का इंफॉर्मेशन। पहले यहाँ पे थोड़ा सा हमको पढ़ना भी पड़ेगा, हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो कंपनी अलग अलग 5 कंपनी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। बोला एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, सामान को भेजना, एक देश से दूसरे देश में। ये 5 अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सालों में दिया हुआ है। जो एक्सपोर्ट कर रहे जो कंपनी है वो दूसरे कंट्री में आर वाला 60 भेज रहा है, एस वाला 40 भेज रहा है, ऐसे एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है द ईयर ऑफ 2015, किसका बात हो रहा है, 2015 का, बाकी सब किसी का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ 2015 का। बोला है 3.2, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, देख सके। अच्छा चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर समझ में नहीं आया, यहाँ पर दिया क्या है, अनुपात दिया हुआ है। चलिए हिंदी में भी दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है, 2 चीज होता है, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट। एक क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है और एक होता है इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बात करते हैं तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का अनुपात दिया हुआ है 2015 का, कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। किसका, कौन सा कंपनी का, तो यहाँ पर 2 कंपनी का बात हो रहा है, एक एस और एक यू। ये मान लेते हैं कि ये एस का दिया हुआ, पहला जो दिया हुआ है एस का दिया हुआ है, फिर यू का दिया हुआ है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अनुपात दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, क्लियर है, 1:2 दिया हुआ है। अब ये जो टेबल में मान दिया हुआ है ये वो एक्सपोर्ट का दिया हुआ है, ना कि इंपोर्ट का दिया हुआ है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 2015 में जो ये दोनों कंपनी है एस और यू, उसके द्वारा कितना इंपोर्ट किया गया, मतलब दूसरे कंट्री से कितना सामान आया, ये पूछा है। इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दूसरे कंट्री में कितना सामान गया वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। अब थोड़ा सा 2015 में आते हैं और किसके पास आते हैं, इसके पास आते हैं। तो 2015 में इसके पास आएंगे तो कितना दिख रहा है, 51 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट का मान दिया था, एक्सपोर्ट का अनुपात में मान कितना है, 3 है, मतलब ये 3 का मान कितना है, 51 है। तो अगर 3 का मान 51 है तो यहाँ से आई का मान कितना होगा, देखिए ये 3 का मान कितना है, 51 है, तो आई का मान कितना होगा, तो आई कितना है, अनुपात में 2 है, तो 3 का मान 51 है, तो 1 का मान कितना है, 17 51 होता है, तो अनुपात में 1 का मान 17 आएगा, तो 2 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 का मान अगर देखेंगे 17 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मतलब इंपोर्ट कितना हो रहा है, 34 हो रहा है, किसके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा। अब दूसरा कौन सा कंपनी, यू कंपनी है, तो यू में आ जाते हैं, यू कितना है, एक्सपोर्ट जो है वो कितना है, 70 है। तो अगर एक्सपोर्ट 70 है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट 70 है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का अनुपात कितना है, 1 है, मतलब 1 का मान यहाँ पे क्या दिया है, 70 दिया हुआ है, तो 2 का मान अगर कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यही बोला है कि ये दोनों कंपनी द्वारा ये इंपोर्ट कितना किया गया था। अब इंपोर्ट अब दिख रहा होगा, इसका है 140, इसका है 34, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि ये 174 निकल के आएगा, कितना आएगा, 174 निकल के, 34 में 140 जोड़ेंगे तो 174 होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब इस प्रकार क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तब।
बहुत सारे बच्चे होंगे कि ये क्वेश्चन उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब जाके ऑटोमेटिक। देखिए लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत बच्चे को वहीं से दिक्कत शुरू हो जाता है। जो लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है उनको पहले लैंग्वेज में ही समझ में नहीं आता है। अब ऐसा नहीं है कि वो लैंग्वेज नहीं जानते हैं लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। इसका रीजन यही होता है कि आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कम बनाए हुए हैं। अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अगर ज्यादा मात्रा में बनाना शुरू करते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी क्वेश्चन क्या होगा, सही बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हो गया यार सर, इधर से उधर हो गया। चलिए तो दिया हुआ है, अगर हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़ेंगे कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ। व्यय को क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसको ई से दिखाते हैं। व्यय को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं। और इसके साथ अनुपात दिया हुआ है किसका, व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है। बचत, हम लोग बचत का बात कर रहे हैं, बचत को सेविंग कहते हैं। तो ई एस का अनुपात दिया हुआ है कितना है, 4:1 है। हमको पता है एक फॉर्मूला आपको पता होगा, जो हम लोग का इनकम होता है, इनकम को आई से दिखाते हैं, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनकम होते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर जितना खर्च होते हैं और जितना हम लोग बचाते हैं, दोनों को मिलाकर वही हमारा क्या होता है, इनकम होता है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए रेशियो में ही सबका हम लोग बात करेंगे। रेशियो में, अगर रेशियो में ये ई है और ये एस है और इनकम का बात करेंगे रेशियो में, तो कितना रेशियो में माना जाएगा, इनकम का 5 आएगा। ठीक, अब देखो परसेंटेज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है किसका किसका हो रहा है, एक आय का हो रहा है और एक व्यय का हो रहा है। क्या है, आय का मतलब इनकम का हो रहा है और व्यय का। तो इनकम में 20% का वृद्धि हो रहा है और व्यय में भी कितना का, 10% का वृद्धि हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सेविंग है, जो बचत है, उसमें कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, यही आंसर बताना है। देखिए जहां पे जो मानना आसान है वही काम करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से बनेगा। क्वेश्चन क्या होगा, हमको किसका इनकम निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है इनकम में। इनकम में हम लोग बचत का परसेंटेज निकालना है। तो हम बचत को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ध्यान समझिएगा, हम बचत को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो ये हो गया मेरा बचत। ठीक है, तो अगर बचत 100 है तो रेशियो में इसका मान कितना है, 1 है। मतलब 1 का मान हम कितना मान लिए, 100। तो ये 4 का मान कितना होगा, 400। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। और इनकम 5 है तो 5 का मान कितना होगा, 500। क्लियर है, 5 का मान कितना होगा, 500। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इनकम में वृद्धि 20% का हो रहा है। तो 500 का 20% का वृद्धि मतलब क्या होगा, 120 बटे कितना हो जाएगा, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 बचे कितना, 60, मतलब ये 600 हो जाएगा। सेविंग का नहीं दिया है वृद्धि, एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसका दिया हुआ है। तो 400 का कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 100 में 10 का इंक्रीमेंट होगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 44। ये कितना हो गया, 440 हो गया। हमको पता है कि ये एक्सपेंडिचर है क्या होने के बाद, बढ़ने के बाद, और ये है इनकम। अब इसी में से इनकम में से क्या घटाते हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, उसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सेविंग। तो अब जो नया सेविंग बनेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 600 में से अगर कितना घटाता है, 600 में से अगर 440 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 160 बचेगा। 100 कितना बचेगा, 160 बचेगा। क्लियर है। अगर इतना बात आपको क्लियर होगा तो हम इसको 100 माने। 100 में ये कितना का वृद्धि हो रहा है, 60 का वृद्धि हो रहा है। और 100 परसेंटेज जो होता है 100 पर ही होता है, मतलब कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, जो सेविंग में वृद्धि हो रहा है कितना का, 60% का वृद्धि हो जा रहा है। कितना का, 60% का वृद्धि हो जा रहा है। फिर से एक बार यहाँ पर समझिए, कोई यहाँ पर गलती नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। ये 500 होगा, ये 100 होगा, ये 400 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 20% का वृद्धि मतलब 120 बटे 100, तो 2 जीरो 12 बचे 60 हो गया, 1 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 400 का 110%, तो मतलब 400 का 2 जीरो कट जाएगा, 11 से 44, 44 पे 1 जीरो। हाँ ठीक है, तो ये इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा, सेविंग बचेगा। सेविंग 160 बच रहा है, ये 100 से 160 हो रहा है, मतलब कितने का वृद्धि हो रहा है, 60 का। और 60 का वृद्धि होता है, इसका परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जिस पर वृद्धि होती है 100 पर ही वृद्धि हो रहा है, परसेंटेज 100 पर ही वृद्धि को बताया जाता है। ये 60% डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका 100 मानने का यही रीजन है।
अगर यहाँ पर 100 नहीं मानते, हम बताना चाहते हैं अगर 100 नहीं मानते तो हमको फिर कैसे निकालना पड़ता है, ये दोनों का अंतर निकालते, अंतर कितना होगा 60, और जितना शुरू में था उससे क्या करते हैं भाग करते हैं, गुने क्या करते हैं 100 करते हैं। यहाँ पर 100 से 100 ऐसे ही कट जाएगा, तो ऐसे भी क्या आएगा 60 ही आएगा। अगर यहाँ दूसरा मानना रहता तो यहाँ पर दूसरा मान रखना पड़ता है, फिर कैंसिल आउट करना पड़ता है, इसलिए इसको हम 100 मान लिए। 100 मानने से क्या हो गया कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो गया। तो ऐसा ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा दिमाग तभी लगेगा जब आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तब। किस चैनल से? स्प्लिट स्टडी चैनल पे आप अगर जुड़े रहते हैं तो आपका कैलकुलेशन देखिएगा, आपको खुद ऑटोमेटिक फील होने लगेगा कि आपका कैलकुलेशन जो है पहले से हार्ड हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का बात करेंगे। एक व्यक्ति को एक वस्तु, यहाँ पर भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ खास है नहीं। बोला है कि एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को कितना में बेचता है, 144 में बेचने पर उसको 28% के क्या हो जाते हैं, हानि हो जाती है। ठीक, अगर वही उसको 288 रुपए में बेचता है तो उसका हानि होगा कि लाभ होगा, बताना है। इसको हानि होगा कि लाभ होगा। सबसे पहले ये जो दिया हुआ पहला वो एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है 144 दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या, सीपी चाहिए। तो सीपी, अगर जब एसपी दिया है तो सीपी निकालना है 144 गुने क्या करते हैं, अब देखिए एक कितना परसेंट, 28% का हानि हो रहा है, तो पहले ऊपर में लिख देते हैं 100, और जितना का हानि होता है तो 100 में ही हानि होता है ना, तो 100 में कितने का हानि हो रहा है 28% का, तो 100 में से 28 लिखेगा नहीं, घटाएंगे तो कितना होगा 72, तो बटे क्या हो जाएगा 72, ये निकल के आएगा मेरा क्या हो जाएगा सीपी। 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 यहाँ पर लिखेंगे, 72 का यह हानि हो रहा है, यही यहाँ से कटेगा तो ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो सीपी क्या निकल के आ गया 200। अब आपको सिंपल दिख रहा होगा कि हमको क्या निकालना है, लाभ हुआ कि आपको दिख रहा होगा सीपी है, अब है सीपी 200, अब बेच कितना में रहे 288, मतलब अगर परसेंटेज यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है गेन परसेंटेज निकालना है। गेन हो गया, ये तो पता चल गया ना, 200 का खरीद है तो बेच कितना में रहा है 288 में, तो कितने का गेन हो रहा है, तो कितने का 88 रुपए का गेन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 88 ऊपर में आ जाएगा, परसेंटेज में निकालना है तो कितने पर, सीपी कितना है 200 पे, तो बटे क्या हो जाएगा सीपी, और गुने क्या कर देंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से कटेगा ये कितना मरतबे 44 मरतबे, ये कितना परसेंट आ गया गेन, तो गेन आ गया 44%। आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। खुद सोचिए इस क्वेश्चन में कोई टाइम लगने वाला था क्या? अब देखिए बहुत सारे कैलकुलेशन जो होते हैं माइंड में ही हो जाते हैं, और यहाँ पर ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सबको पता है 100 बटे ये 72 है, जब 28% है लॉस है तो 72 2 बार में कटेगा, ये 200 आ जाएगा। तो ये स्टेप माइंड में भी सोच सकते हैं, और वही काम करना है एग्जाम में, बहुत कम से कम लिखने की कोशिश करना है, कॉपी और पेन का यूज करने की कम से कम कोशिश करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे खेला क्या किया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो आंसर आपसे नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में क्या कर दिया, यूनिट में बहुत लोचा कर दिया है, किसी का यूनिट किसी और में दे दिया, किसी का यूनिट किसी और में दे दिया है। देखिए पूछ रहा है कि जो जल स्तर गिरा है वो किस में, मीटर में पूछ रहा है, त्रिज्या जो दिया है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जो पानी निकाला है वो लीटर में दिया हुआ है। देखिए सबका यूनिट अलग अलग है, जब तक सबका यूनिट सेम नहीं करेंगे आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, जब तक आप सबका यूनिट समान नहीं करेंगे आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबका यूनिट के बारे में आपको, मतलब ये क्वेश्चन हो गया यूनिट बेस पे, आपको यूनिट पता होगा तभी जाके ये क्वेश्चन को बना पाइएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब देखो है क्या, मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर कैसा है तो सिलिंड्रिकल आकृति का होता है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें क्या है पानी पूरा भरा हुआ है। अब इसमें से पानी क्या कर रहे हैं निकाल, अब इसमें से पानी क्या कर रहे हैं, पानी ये पूरा भरा हुआ था, पानी इसमें से क्या कर रहे हैं बेसिकली पानी इसमें से निकाल रहे हैं। जब पानी निकालेंगे तो कुछ पानी इसमें से निकालेंगे तो जल स्तर क्या हो जाएगा नीचे गिर जाएगा, और ये कितना जल स्तर नीचे जाएगा वही x का मान हमको कैलकुलेट करना, मतलब ये कितना इसका हाइट कम हो जाएगा, पहले के वर्ष अपेक्षा जल स्तर कितना मीटर कम हो जाएगा बताना है, कितना मीटर कम हो जाएगा। तो पहले तो ये पूरा भरा हुआ था, ये कितना कम होगा वो बताना है, मतलब ये जो जल जितना निकालेंगे वही उतना ही का सिलेंडर का आकृति क्या होगा, उतना ही का आयतन उसके क्या होगा बराबर होगा। तो ये जितना आयतन रहेगा, ये जितना पानी निकाले इसका, ये इसका जितना आयतन होगा वही क्या होगा जल का आयतन होगा, इसलिए उतना ही जल क्या होगा बाहर निकाले। तो जब दोनों का आयतन समान होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो आयतन है कैसा आयतन है,
सिलेंडर का आकार का है, बेलन का आकार का है। बेलन का आयतन जो होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और यही क्या होगा, जल के आयतन के बराबर होगा। लेकिन जल के आयतन ध्यान में लिखना है कि कितने दिया है, लीटर में दिया हुआ है। लेकिन हमको आंसर को पूछा है, किसमें पूछा है, मीटर में पूछा है, तो सबको ध्यान रखना, सबको मीटर में ही रखना है। पाई का मान यहाँ पे क्या होगा, 22/7 हो जाएगा। आर त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, 2/14 लिखना है, इसको मीटर में चेंज करना है तो बटे क्या लिखना पड़ेगा, 100, 14 बटे कितना 100। और यही जो ऊंचाई है, ऊंचाई यही जल स्तर गिर रहा है इतना, इसी को हम x माने तो इसके जगह पर x रख देते हैं। और ये दिया है लीटर में, लीटर में मीटर में, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए कितना से भाग करना पड़ता है, 1000 से भाग करना पड़ता है। बस आपको इतना जानकारी होना चाहिए। तो यूनिट में थोड़ा सा भी गलती की है कि आंसर आपको यहाँ पे गलत ऑप्शन के लिए तैयार है, क्या गलत ऑप्शन टिक करें। ठीक, अब यहाँ पे काटने वाला होगा, उसको काटेंगे। पहले तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो उड़ जाएगा। ठीक, क्लियर है। यहाँ 7 से 2 मरतबे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो अगर 11 से ये 11 दूना का, और ये 11 से कटेगा, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं ना, 11 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, और बचेगा कितना, तो 6 11 से 66, यही आएगा। और यहाँ पर देखो 14 गुना का 28, 28 गुना का 56, 56 से 56 कट जाएगा, मतलब ये सब कट जाएगा। सिर्फ यहाँ नीचे बचा क्या है, 10, तो 10 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, और कुछ बचा नहीं है तो 10 इधर गुना में आ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर निकल के आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है। इस प्रकार से अप्रोच लगाना है। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मात्रक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है, और जगह जगह पर भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब सिर्फ यही एक एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, आपको पता भी होगा कि जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, कहीं ना कहीं एक जगह क्वेश्चन दूसरी जगह देखने को मिलता है। सिर्फ डाटा को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। कितना नया नया क्वेश्चन लाया जाएगा, तो डाटा इंफॉर्मेशन जो होता है, डाटा को चेंज कर दिया जाता है। तो आपको ये नहीं सोच के पढ़ना है कि ये जो सिर्फ वीडियो सिर्फ सीजीएल के लिए ही है। आप अगर किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का या एसएससी का किसी भी क्षेत्र का तैयारी कर रहे हैं, या किसी रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या कोई टीचर के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सब चीजें में इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये चीजें आपको सबसे बड़ा चीज होता है कंपटीशन में जब भी बैठते हैं तो आपका कैलकुलेशन हार्ड होना चाहिए मैथ में, तभी जाकर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, जिसकी परिधि का बात करेंगे। वो अन्य दो के 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधि के योग के क्या है, बराबर है। तो उसका बोला क्या है कि एक वृत्त है जिसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। ठीक है, एक वृत्त है जिसका परिधि जो है दो अन्य वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो दो अन्य जो वृत्त होगा उसका परिधि का फॉर्मूला 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है, तो अब बोला है कि ये जो यहाँ पे ये जो वृत्त का परिधि यहाँ पे है, इस वाले वृत्त का परिधि का क्या करना है, हमको व्यास निकालना है। सबसे पहले सबका यहाँ पे देखो 2π सब में से कॉमन होगा, कट जाएगा। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर r1 प्लस r2। R1 का मान अगर यहाँ पर देखते हैं तो R1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर त्रिज्या दिया है 12, दूसरे का कितना दिया है 16। जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, 12 6 28 हो जाएगा। त्रिज्या कितना आ गया 28। देखो बहुत लोग गड़बड़ क्या करते हैं, 28 आया, 28 ऑप्शन में भी है, 28 जल्दी से क्या करेंगे, टिक लगा कर सोचेंगे हम तो बहुत ज्यादा सही बना के आए हैं। बाद में जाकर चेक करेंगे, अरे जो गलत हो गया कैसे। अरे ये तो त्रिज्या पूछा ही नहीं था, क्या पूछा था, वृत्त के व्यास पूछा था। और ऐसा ऐसा मिस्टेक बहुत लोगों के साथ होता है। इस बात को समझिए कि जब भी क्वेश्चन पढ़े तो थोड़ा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से नजर दौड़ा ले कि पूछा क्या है। ठीक, ऑप्शन इसलिए कि दिया हुआ रहता है तो 28 टिक करने के चांसेस बन जाता है। अब व्यास चाहिए मतलब डायमीटर चाहिए, और डायमीटर क्या होता है तो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। 28 में कितना होता है 56। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया एक चतुर्भुज का बात किया जा रहा है। जब भी बोलते हैं बार बार मेरा सेशन में जितना भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है, बार बार ये चीजें बोलते हैं कि हमेशा ये सब टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो डायग्राम को क्या करें, बना ले। डायग्राम को क्या करें, बना ले, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो।
ठीक है। बोला है कि एक चतुर्भुज है, जब चतुर्भुज कैसा है हमको भी पता नहीं है, चतुर्भुज बना दो, नाम दे देते ए बी सी डी। चतुर्भुज में बोला क्या गया है तो ध्यान से देखना है। चतुर्भुज में बोला कि ये लंबाई इसके बराबर है, और बोला है कि ये जो लंबाई है ये वाला लंबाई जो है इसके बराबर, ये चीज बोला है। आप देख सकते हैं ए बी जो है बराबर है बी सी के, और ए डी जो है बराबर है सी डी के। उसके बाद का इंफॉर्मेशन आते हैं। अब बोला है कि ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी कौन होगा, ये ना, ए बी डी, ये लाइन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना है 68 डिग्री है, और ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बोला है ए डी बी, ए डी बी, और ये वाला एंगल दे दिया मेरा कितना 2i-7 डिग्री, छोड़ते हैं बाद में देखेंगे। बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, ये वाला एंगल दे दिया कितना 33 डिग्री। आगे देखते हैं। उसके बाद दिया है डी डीबीसी, डीबीसी मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल मेरा दे दिया है 3x+2 दिया है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया है कि अब इसमें x और y का मान निकाल ले, पहले तब जाके 2x+3y का मान देते जाना है, बताना है 2x+3y का मान बताना है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये त्रिभुज को थोड़ा सा दो, यहाँ पर दो प्रकार का त्रिभुज बना है, ए बी डी और एक यहाँ पे बी सी डी। दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है, इसमें ए बी का लंबाई बी सी के बराबर है, ए डी का लंबाई सी डी के बराबर है, और बी डी इसका कॉमन लंबाई है, मतलब वो तो बराबर हुआ है। आज किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज का होता है सर्वांगसम होता है, दोनों त्रिभुज क्या होता है सर्वांगसम होता है। इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर ए बी का लंबाई बराबर है बी सी के, और एडी का लंबाई बराबर है सी डी के, और डीबी बराबर डीबी तो है ही, और जब त्रिभुज के दोनों भुजा तीनों भुजा बराबर होता है तो एस 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 से वो क्या होता है सर्वांगसम होता है, कॉन्जुगेट होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है, हाँ सर्वांगसम होता है। तो उस केस में क्या होता है, इंग्लिश में नाम भूल रहा था इसलिए दिक्कत हो रहा था। उस केस में जब उस सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज, तो उसका प्रत्येक कोण भी क्या होता है संगत कोण क्या हो जाता है बराबर हो जाते हैं, उसके प्रत्येक संगत कोण भी क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं त्रिभुज कौन सा सर्वांगसम हो रहा है, तो पहला का अगर नाम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। अब देखिए यहाँ पर ए बी लिए है, ए बी यहाँ पे दूसरा वाला में किसके बराबर है बीसी के, दूसरा नाम में अगर लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा बीसी आएगा, पहले क्या आएगा बीसी आएगा, उसके बाद क्या लिखे बी के बीसी लिखे, तो बीसी कहाँ पे बी, तो नाम गलत लिख दिए ए बी डी ना, ए बी डी, ए बी डी, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा क्या लिए बी डी लिए है, इसमें भी बी डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ बीसी अगर ले लेते तो बी डी आएगा ही नहीं, बीसी अगर ले लेते हैं तो बी डी आएगा नहीं, तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं सी लेते हैं तब जाके बी लेते हैं, तो सी बी हो गया, यहाँ पर ए बी है तो सी बी हो गया, अब बी डी है तो यहाँ पर बी डी आना चाहिए, तो यहाँ पर डी लगा दिए। यही दोनों त्रिभुज क्या होगा सर्वांगसम होगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। एंगल बी बराबर होगा एंगल बी के, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और एंगल डी बराबर होगा एंगल डी के, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। मतलब ये 3x+2 जो होगा 3x+2 जो होगा 68 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ पे 2i-7 जो होगा 33 डिग्री के बराबर होगा। अब तुरंत बता दे कि यहाँ से x का मान कितना है, रफली सॉल्व करते हैं। 2 इधर जाएगा कितना घटेगा 66, 66 को 3 से भाग करेंगे 22, मतलब x का मान कितना आ गया 22। y का मान तो 7 उधर जाएगा जुड़ेगा कितना 40, और 2 से भाग लगेगा कितना, तो 2 से भाग लगेगा तो 20, तो y का मान कितना आ गया 20। ये रफली आपको सॉल्व करने आना चाहिए कि ज्यादा कैलकुलेशन से बचे। अब x का 2 गुना करना है तो कितना हो जाएगा 44, और y का 3 गुना करना है उसको जोड़ना है तो कितना 60, 60 और 44 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 104 निकल के आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपके पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और इसको बनाने के लिए आपको सर्वांगसम का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके इस प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जब भी यहाँ पर थीटा का मान पूछा हुआ है तो इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है कि एक थीटा का मान क्या होगा कि इसका मान 0 के बराबर हो जाए, तो सबसे पहले 45 रख देते हैं। कॉट 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुने cos 45 का मान 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर है तो 1/√2 के स्क्वायर, तो ये दिख रहा है 1 का स्क्वायर
दो गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक बचेगा, एक में से के जाएगा 0। तो यहाँ पे ये 0 के बराबर हो जा रहा है 45 डिग्री पर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगने वाला नहीं है, हम यहाँ पर दिखाने के लिए दिखा दिए, दिमाग में भी सोच सकते थे कि यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे 1/√2 होगा 45 डिग्री पर, 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/2, और 1/2 से 2 कट जाएगा तो एक ही बचेगा, तो एक में से घटेगा क्या होगा 0 होगा। इस तरह से डायरेक्ट बता सकते थे बिना पेन का यूज किए। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया गया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दो रैखिक समीकरण दिया, दो चरवाले रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण दिया है, दो चरवाले। ठीक, तो बोला है कि अगर ये समपाती है, कोइंसिडेंट है, मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो उस केस में ये K1 और K2 में क्या संबंध यहाँ पर सही होगा बताना है। पहले दोनों समीकरण को पहले ध्यान से देख ले। पहला समीकरण जो दिया हुआ है वो है K1x + 3y = 8, दूसरा है 4x + K2y = 16। आपको ये पता होना चाहिए, अगर समपाती का बात करते हैं, समपाती का बात करते हैं, उस केस में A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के बराबर होता है C1/C2 के। अब ये एक अनुपात होता है, ये A1 A2 क्या होता है, तो ये x के गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। B1 B2 क्या होता है, तो ये y का कोफिशिएंट होता है। और C1 C2 क्या होता है, अचर पद होता है। तो अचर पद को हमेशा बराबर के इस तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, A1 का मान यहाँ पर क्या है, K1 है। A2 का मान क्या है, 4 है। B1 का मान क्या है, 3 है। B2 का मान क्या है, K2 है। और यहाँ पर इधर बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -8 होगा, तो ये -8 लिखा, बराबर के इस तरफ इसको भी लाएंगे तो -16 होगा। C1 C2 अचर पद होता है। माइनस माइनस तो कट जाएगा, ऐसे भी दिख रहा है, और ये कटेगा, 1/2 बचेगा। ठीक, अब इसको इसके साथ ले लेते हैं, इसको इसके साथ लेके K1 K2 सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको इसके साथ लेते हैं तो K1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 उधर गुना में चला जाएगा, तो K1 का मान कितना आ गया, 2। जब इसको इसके साथ लेंगे तो 3/K2 बराबर कितना होगा, 1/2। त्रिया गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो K2 में 1 से गुना होगा, K2 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से K2 का मान कितना आ गया, दोनों में रिलेशन देख सकते हैं। K1 जो है, K1 का 3 गुना करेंगे तब जाके K2 मिलेगा। तो K2 जो मिलेगा K1 का 3 गुना करने पर, मतलब K1 का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 गुना कितना आएगा, 6 आएगा। तो यही रिलेशन सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से जो मान है रख के चेक कर लें कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो क्लास 10 में पढ़ा जाता है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पाइप है, एक टंकी को भरने में 14 घंटे ले रहा है, एक 21 घंटे भरने में समय ले रहा है, एक एक्स है और एक वाई है। और ये बताया जाता है कि जितना अलग अलग जो भरने में समय लिया जाता है, इसी का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। क्या होता है, इसी दोनों का जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। अगर टोटल वर्क का बात करेंगे तो टोटल वर्क इसका दोनों का एलसीएम होगा, तो एक 14 और 21 का एलसीएम बताना है फास्ट तरीका से। 21 12 वाला को लेते हैं तो 12 वाला का पारा में 14 के पारा में 12 वाला नहीं आता, इसका दुगना लेंगे तो 42 में 14 आ जाएगा, मतलब इसका एलसीएम कितना होने वाला है, 42। इतना तो पता चल गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब निकालते हैं क्षमता कि x का क्षमता कितना है और y, यहाँ पे y है, x का क्षमता कितना है और y का क्षमता कितना है। क्षमता कैसे निकलता है कि ये जो टोटल वर्क आया इससे भाग करते हैं। 42 को 14 से भाग करेंगे 3 आएगा, तो इसका क्षमता 3 हो गया। 21 को 42 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका क्षमता 2 हो गया। मतलब x का क्षमता जो है 3 है और y का क्षमता कितना है, 2 है। तो बोला जाए जब दोनों एक साथ खोल दिया जाता है टंकी के भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो दोनों का एक साथ क्षमता कितना होगा, अगर अलग अलग इसका 3 है इसका 2 है, टोटल क्षमता कितना आएगा, 5। हमको समय निकालना है, तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल जो वर्क होता है, अब बटे क्या करते हैं, क्षमता से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों का क्षमता जुड़ के लिखाएगा 5 से, तो ये 42 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में जोड़ना है तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 40। आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है 8 वाला, 8 पूर्णांक कितना 2/5 आएगा,
ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट का, इसको 10 से 15 सेकेंड में आप बना सकते हैं। बहुत कम चीजें लिखने की जरूरत है, आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपको दिमाग में सारा चीज आपको दिमाग में चलेगा जब ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। हमको पता है दोनों का एलसीएम और टोटल वर्क होगा, दोनों का एलसीएम हमको पता चल गया, माइंड में कितना होगा 42 होगा। क्षमता का बात करेंगे, इसका क्षमता कितना होगा 3 होगा, इसलिए 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में इसका क्षमता 2 हो गया। दोनों का क्षमता 7 में मिला के कितना होगा, तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। टोटल वर्क कितना है 42 है, 42 करना है 5 से भाग कर देना है, तो 8 पर 40 आएगा। कि 8 एक ही जगह दिख रहा है, तो यही ऑप्शन क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ये क्या हो गया, बिना पेन का यूज किए आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैथ में प्रैक्टिस करना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों को क्या किया जाए। देखो दो वृत्त है जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, दो वृत्त है जो एक दूसरे को किसी दो बिंदुओं पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। जो दो बिंदु है कौन कौन सा है, एक बिंदु जो है वो P है, एक जो बिंदु है Q, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है कि जो दोनों वृत्त है तो इसका भी एक केंद्रक होगा और इसका भी क्या होगा, एक केंद्रक होगा। क्लियर है। दोनों वृत्त का बोला जा रहा है कि एक PR और PS जो है दोनों वृत्त का क्या है, व्यास है। व्यास तुमको पता है, डायमीटर पता है कि जो क्या होता है, डायमीटर वही होता है जो इसके केंद्रक से होके जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके केंद्रक से होके यहाँ पे जाएगा, ठीक। केंद्रक से ये वाला बिंदु क्या है, R है, और यहाँ से ये इसके केंद्रक से होके जाएगा। ये वाला जो बिंदु है कितना है, S है। अब बात क्या किया जा रहा है कि अगर बात करेंगे PQR एंगल पूछा है, P, अब इसको यहाँ से मिला देते हैं PQR, यही होगा ना, ये वाला एंगल पूछा हुआ है। अब देखिए जब ये व्यास है और ये वाला बिंदु किस पर है, वृत्त पे है, ये वाला बिंदु किस पे है, वृत्त पे है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एक वृत्त है और उसका एक व्यास है, और व्यास यहाँ पे कहीं पर भी वृत्त पर बिंदु को मिला तो यहाँ पे एंगल हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। कहीं पर से यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 90। अगर ये व्यास है, इसका एक वाला बेस जो है व्यास है, कहीं पर मिला दो तो ये एंगल कितना बनेगा, लेकिन ये वाला बिंदु जो होना चाहिए वृत्त पे होना चाहिए, यहाँ पे एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन होगा। सच में अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले कि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे, और इसी प्रकार से आपका रिवीजन भी होते रहे और साथ साथ आपका कैलकुलेशन फास्ट भी होते रहे, आप अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।